नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात महागठबंधन की। तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। सूत्रों के हवाले से फॉर्मूला सामने आया है। उसके मुताबिक आरजेडी को 135 से 140, कांग्रेस को 60 से 65, लेफ्ट पार्टियों को 20 से 25, वीआईपी को 5 से 8, जेएमएम को 3 और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है। यह अब तक का डेवलपमेंट है, लेकिन आखिरी समय में कुछ सीटों की संख्या घट या बढ़ भी सकती है। कुछ बातचीत का दौर अभी जारी है और वैसे वीआईपी का महागठबंधन में रहने पर संशय भी है। अगर वो गठबंधन का हिस्सा होती है तो करीब 5 से 8 सीटों के बीच ही मुकेश सहनी को गठबंधन में जगह मिलेगी और अगर नहीं रहते तो ये सीट आरजेडी और कांग्रेस के खाते में चली जाएगी। आखिरी वक्त में ये संख्या बदल सकती है, ये भी कहा जा रहा है। और अमित, हमारे सहयोगी अमित कुमार सीधे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ा। अमित, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला महागठबंधन में तय हो गया, कब तक सब कुछ साफ हो पाएगा? देखिए अनूप, जो कहा जा रहा है, जो जानकारी है महागठबंधन के जो सूत्र हैं वो उनके मुताबिक ये सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला जो हम लोग अपने दर्शकों को बता रहे हैं, राजनीतिक हल्के में ये खबर न्यूज 18 के माध्यम से गई है। तो ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो कहा जा रहा है कि लगभग गुरुवार का वो दिन होगा जब महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो बैठेंगे और फिर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को जो हम बता रहे हैं उसको सार्वजनिक तौर पे सबके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सीट शेयरिंग है उसमें वीआईपी का बना रहना अभी फिलहाल जो है वो उसमें संशय है। तो ऐसी स्थिति में जो 5 से 8 सीट जो वीआईपी को जानी है, अगर वीआईपी महागठबंधन में बनी रहती है तो ये सीट उन्हें मिलेगी। अगर वो रुख अलग करते हैं, अपना रास्ता अलग करते हैं, तो जो सीट है 5 से 8 इसका बंटवारा जो है वो कांग्रेस और आरजेडी के बीच होगी। बाकी जो बातें हैं कि 130 से 140 सीट जो है वो आरजेडी के खाते में गई है, कांग्रेस के खाते में 60 से 65 सीट गई है। उसी तरह से अगर लेफ्ट की बात कर ले तो 20 से तकरीबन 25 सीट जो है वो लेफ्ट के खाते में गई है और 3 सीट जो है जेएमएम को गई है, 2 सीट जो है कहा जा रहा है सपा को गई है और 5 से 8 सीट जो है वो वीआईपी के खाते में गई है। लेकिन अंदर खाने की खबर एक और बताते हैं हम दर्शकों को कि जो जेएमएम है वो 3 सीट पे राजी नहीं है। जेएमएम के जो सूत्र हैं उनसे जो बातचीत हुई है तो उनके मुताबिक ये कहना है कि हमें संतोषजनक सीट नहीं मिली तो हम अपनी राह अलग कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट जो है। अमित, ये सवाल बेहद जरूरी है क्योंकि ये कहा जा रहा था जेएमएम की तरफ से अगर वार्ता सफल नहीं होती है तो वो अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार, और यहां मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को लेकर भी संशय है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो संख्या अभी हम बता रहे हैं इसमें परिवर्तन भी हो सकता है, फिर वक्त के साथ जैसे माहौल बनेगा वैसे सीटें बदल जाएंगी। लेकिन निश्चित तौर पे हम लोग, चूंकि सियासत में चीजें स्थायी नहीं होती है, पल पल बदलती है और जो घटनाक्रम तेजी से महागठबंधन के अंदर देखने को मिली है पिछले 1 महीने के अंदर, सबसे पहले हमने अपना नाता तोड़ा महागठबंधन से, उसके बाद आज आरएलएसपी जो प्रमुख हैं उपेंद्र कुशवाहा उन्होंने अलविदा कर दिया महागठबंधन को। तो निश्चित तौर पे जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, भले ही वो हमें जो जानकारी मिली है सूत्रों के अनुसार वो हम बता रहे हैं, लेकिन चूंकि वीआईपी जो है वो उनका भी अपना दावा है। वीआईपी के जो नेशनल स्पोक पर्सन है उन्होंने न्यूज 18 के जरिए ही अपनी बातों को रखा था और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे नेता मुकेश सहनी जो है उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित किया जाए उनके नाम, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। जहां तक सीट की बात है तो सीट भी उन्होंने मांगा, 15 से 20 सीट का डिमांड किया था महागठबंधन के अंदर। जो जानकारी है कि 5 से 8 सीट उन्हें देने को जो है वो महागठबंधन राजी हुआ है। तो चलिए थोड़ा इंतजार करते हैं। गुरुवार की बात आप कह रहे हैं तो शायद गुरुवार को तमाम चीजें साफ हो जाएंगे, लेकिन अभी भी संशय है क्योंकि कई पार्टियों से बातचीत का दौर जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इधर सीट शेयरिंग को लेकर पार्टियों में तल्खी बढ़ती जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सीट शेयरिंग का मसला महागठबंधन के दलों के बीच तल्ख बयानबाजी में बदलता जा रहा है। इस बार वीआईपी और कांग्रेस सामने सामने है। में चूंकि कांग्रेस की स्थिति वैसी नहीं है अनफॉर्चुनेटली जैसी बाकी जगहों पे है, तो इसी जमीनी हकीकत, जमीनी सच्चाई की बात हम करते हैं। कहने की बात है, अब वीआईपी पर हम क्या कमेंट्स करेंगे? इनका कब जन्म हुआ, कब ये राजनीति में आए, कहाँ से राजनीति में आए, अब ये सब ये कांग्रेस के ऊपर ऐसे लोग अगर कमेंट्स पास करेंगे तब तो फिर बड़ा मुश्किल होगा ना। देश में राजनीतिक का जो एक माहौल है, एक वातावरण है, कांग्रेस का एक विरासत है देश की आज़ादी से लेकर के आज तक का है। अरे हमारी लड़ाई कहाँ है, हम किससे लड़ रहे हैं, इस पर बात करनी चाहिए। और देखिए, पूरे घटनाक्रम से पहले सीट शेयरिंग में देरी पर आरजेडी ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया और 24 घंटे के भीतर स्थिति को साफ करने को कहा।
पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि कांग्रेस बहुत लंबा वक्त ले रही है। मनोज झा ने कहा कि कांग्रेस को जो ऑफर दिया गया है वो पर्याप्त है और ये लड़ाई सीटों की नहीं बल्कि सरकार के साथ सरोकार बदलने की लड़ाई है। मनोज झा ने यह भी कहा कि गठबंधन को देखते हुए आरजेडी ने भी सीटों की संख्या कम की है। यानी 1 तारीख को नोटिफिकेशन फर्स्ट फेज के लिए जारी हो जाएगा। अभी तक हमारा स्वरूप तैयार हो जाना चाहिए था। लगभग कई चीजें हो गई हैं। नेता प्रतिपक्ष लगातार संवाद में भी हैं। उन्होंने कहा भी कि हमने अपने दायरे में वाम दलों को एडजस्ट किया है, अकोमोडेट किया है, क्योंकि लड़ाई महज विधानसभा में चुनाव लड़ने की नहीं है, सरकार बदलने की सिर्फ नहीं है, सरोकार बदलने की है। तो हम कांग्रेस के साथियों से भी अपील करेंगे कि बीते दिनों में लगातार हमारे दल की ओर से संवाद किया गया है। कहा गया है कि ये देखिए कि हम इतने बड़े आधार समूह के बावजूद हम अपने साथ बाकी लोगों को एकोमोडेट कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई का लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। मैं कांग्रेस के साथियों से सिर्फ इतना कहूंगा, इस चुनाव के मिजाज को समझिए। ये चुनाव महज 2 सीट आगे 2 सीट पीछे का नहीं है। आपको एक संख्या बताई गई है, वो संख्या अपने आप में परिपूर्ण है। और लड़ाई का मकसद क्या है कि कांग्रेस को बहुत जल्द ये फैसले इसको फैसिलिटेट करके, और मैं समझता हूं कि 24 घंटे के अंदर हम जनता के समक्ष, आवाम के समक्ष, अपने बिहार के भाइयों बहनों के समक्ष विकल्प साझा रूप से रखते हैं। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने लालू फैमिली पर निशाना साधा है। दरभंगा में उन्होंने कहा कि एनडीए में पूरी एकजुटता और गठबंधन की बड़ी जीत होगी। तेजस्वी यादव के रोजगार पोर्टल पर अशोक चौधरी ने कहा कि उन्हें यह बताना चाहिए कि पैसे कमाए कैसे जाते हैं। आरजेडी के शासनकाल पर तंज कसते हुए अशोक चौधरी ने कहा, जिसने चरवाह विद्यालय खोलकर लोगों को अनपढ़ बनाया, वो रोजगार देने की बात कह रहा है। के शासनकाल में 15 साल में चरवाहा विद्यालय खोलने का जिन लोगों ने काम किया, वो 15 वर्ष के बाद बेरोजगारी का पोर्टल खोल रहे हैं। इस बेरोजगारी पोर्टल में इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि 26 वर्ष में उन्होंने इतना करोड़ों की संपत्ति कैसे अर्जित कर ली, 26 संपत्ति के मालिक कैसे हो गए। अगर इसकी भी चर्चा बेरोजगारी पोर्टल में करते नेता विरोधी दल, तो शायद जो बेरोजगार लोग उनके पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं, वो ये भी समझते कि इनके तरीके से हम भी कुछ पैसा कमा लेते। इधर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। हालांकि संजय मयूख ने कहा कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, एनडीए के बिहार में सरकार बनेगी और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। हम विकास के भरोसे चल रहे हैं, हम विकास का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और विकास के आधार पर चल रहे हैं। तो हमको बिहार की जनता का पूरा आशीर्वाद मिला है। सर, अगर हम बात करें बिहार की जनता के आशीर्वाद के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम एनडीए के बारे में बात करें तो वहाँ पर भी कुछ दिक्कतें हैं, कैसे देख? कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए एकजुट है, एक गुट है। 243 सीट पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन चुनाव लड़ेगी। एलजेपी की जिस तरह से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 243 सीट पे चुनाव लड़ेगी और अधिकाधिक सीटों पर जीत के हम माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। और बात सुपेंद्र कुशवाहा की, जो मोदी लहर में 3 सांसदों के साथ सरकार में शामिल हो गए, लेकिन सत्ता का स्वाद ऐसा लगा कि ख्याली खीर पकाने के लिए एनडीए का दामन छोड़ महागठबंधन में पहुंच गए। जब वहां भी भाव नहीं मिला तो अब मायावती के सहारे नया फ्रंट बनाकर विकल्प देने की बात कर रहे हैं। कहावत है ना, माया मिली न राम। सत्ता की माया का साथ छोड़ उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में गए, लेकिन वहां भाव तो नहीं मिला। उल्टे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी को तोड़कर आरजेडी ने अपने पाले में कर लिया। न आरजेडी ने भाव दिया, न बीजेपी जेडीयू ने। उपेंद्र कुशवाहा की हालत ना माया मिली न राम वाली हो गई। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को अपने सियासी वजूद को बचाने के लिए माया का सहारा लेने पर मजबूर होना पड़ा और बिना वजूद वाली पार्टी के साथ गठबंधन कर विकल्प देने का खोखला दावा करने लगे। बहुजन समाज पार्टी मायावती जी के आशीर्वाद के साथ और मेरे बगल में बैठे हुए जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, हम सब लोग आज एक साथ मिलकर गठबंधन बनाने का हमने फैसला किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन बनाया, ठीक है, उसमें एक बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी है, तो यह उसके साथ बनाया। लेकिन अब कहाँ तक ये जनाधार इन लोगों का है शहरी इलाकों में, कुछ पॉकेट्स में तो जरूर निश्चित तौर पर बसपा का प्रभाव है, जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इलाका है।
लेकिन उसके बाद शहरी इलाकों में तो इसका बसपा का तो कहीं कोई प्रभाव दिखता नहीं। अब आने वाला समय बताएगा। तो क्षेत्रीय दलों का मुख्य रूप से आप देखेंगे शुद्ध उन लोगों का वही है कि बार्गेन। ऐसा तो नहीं है 5 से सीट ला करके वो लोग कोई बहुत बड़ा अपने प्रदेश का कल्याण कर देंगे या जन सरोकार से कोई बहुत बड़ा मुद्दा उठा देंगे जिससे कि वो जितना उनके घोषणा पत्र में है उसमें से एक भी इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। 4-5 अगर यदि जीत के आते हैं तो वो नंबर ऑफ गेम्स वही जो चुनावी अंक गणित है। अगर विधानसभा में अगर कम होता है बेसी होता है तो वो पाला बदल का खेल चलता है, जो कि देखने को भी मिला है हाल के दिनों में यहाँ। अब जरा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी के चुनावी प्रदर्शन पर गौर कीजिए। कभी नीतीश के साथ रहे उपेंद्र कुशवाहा ने 2013 में आरएलएसपी की स्थापना की और 2014 लोकसभा चुनाव एनडीए गठबंधन में लड़ा। 2014 लोकसभा चुनाव में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और मोदी लहर में 3 पर जीत मिल गई और 3.1% वोट मिले। फिर 2015 विधानसभा चुनाव में आरएलएसपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन में 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2 सीटों पर जीत मिली और 2.6% वोट मिले। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी सीटों पर हार हुई। वोट फीसदी मात्र 0.2% ही रही। वहीं जिस माया के सहारे कुशवाहा इस बार के चुनाव में हैं, बिहार में जनाधार के नाम पर उनके पास कुछ नहीं है। 2015 विधानसभा चुनाव में बसपा ने 228 सीटों पर चुनाव लड़ा था, सभी सीटों पर हार हुई। 225 सीटों पर तो जमानत जब्त हो गई। बसपा को 7,28,024 यानी 2.1% वोट मिले। 2010 विधानसभा चुनाव में भी बसपा ने 239 सीटों पर चुनाव लड़ा था, सभी सीटों पर हार हुई। 236 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। बसपा को 9,33,947 यानी 3.2% वोट मिले। साफ है जनता के सामने विकल्प देने के खोखले दावे करने वाली ये छोटी पार्टियां जनता के साथ सिर्फ छल ही करती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर राजनीतिक दलों के ऑफिस में टिकट के लिए दावेदारों की भीड़ उमड़ रही है। जेडीयू ऑफिस में बड़ी संख्या में आज महिलाएं पहुंची और बड़े नेताओं से मिलने का इंतजार करती रही। सभी की मांग है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया जाए, तो कुछ महिलाएं ऐसी भी पहुंची जो वर्तमान विधायक का टिकट कटवाना चाहती हैं। रोहतास जिला से। रोहतास से आई अपने लिए? हाँ, अपने लिए। कुछ बात हुई? हाँ, सीपी सर से बात हुई। बोले कि कहाँ से लड़ना चाहिए, तो मैं बोले कि डेहरी विधानसभा से दीजिए चाहे उगरा विधानसभा से दीजिए लड़ने के लिए। तो बोले पहले मुखिया या सरपंच कुछ रहे हैं? हाँ, वार्ड पार्षद 15 बरस रहे हैं। डेहरी नगर के नगर पार्षद 15 बरस रहे हैं। क्या बोले तैयारी करने जाइए आप? हाँ, बोले हाँ ठीक लग गए हम। गारंटी है ना? अब गारंटी है कि नहीं, अब सर वो लोग बताएंगे। मैं कैमूर जिला से हूँ, महिला जिला अध्यक्ष हूँ, सर आज परिषद सदस्य भी हूँ और महिला की आधी आबादी है। पार्टी में हम लोग काम करते हैं तो मेरा हक बनता है कि हम आधी आबादी में भाई विधानसभा में सीट आधी आबादी को मिलना चाहिए। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता नहीं है, तो इसीलिए ना हम लोग धरना प्रदर्शन जो भी समझिए हैं कि भाई मिलना चाहिए। धरना देंगे आप? धरना नहीं, जैसे कि आए हैं अपना बात मानने कहेंगे। आरसीपी से बात हुई तो बोले कि ठीक है, ठीक कहने से नहीं ना होगा। जब तक हम लोग मिलता नहीं है तब लोग कैसे जानेंगे। दर्शन दिए मुख्यमंत्री जी? नहीं दर्शन नहीं दिए हैं। आते तो है रोज यहाँ? तो कहाँ भेंट करते हैं हम लोग? तो कल 8 बजे 9 बजे रात ले रहे थे तो नहीं भेंट। किसके लिए टिकट ले रही? हम लोग अपने महिला के लिए ले रहे हैं कि महिला को टिकट कारगर विधानसभा। काम कीजिएगा वहाँ? बहुत कुछ काम करेंगे। महिला के मिले, लेकिन भर सक चाहते हैं कि महिला पुरुष नहीं चाहिए। पुरुष किसी को मिले। सीट में बदलाव चाहते हैं जो पहले। सीट में क्या खराबी है? बदलाव हो। तो अभी जो विधायक हैं क्या खराबी है? खराबी है ना सर, खराबी है ना, इसमें लिखा हुआ है, देखिए ना। बिलासपुर गांव जो है जहाँ के हमारे विधायक जी हैं, वहाँ पर खुलेआम बिक रहा है दारू। बताइए सर, हम लोग महिला हैं, देखिए इस पर क्या लिखा हुआ है। महिला का मान सम्मान। ये आप यहाँ सूचना दे दिए हैं? जी। वर्तमान प्रत्याशी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। बिहार विधानसभा को लेकर निर्वाचन आयोग की 8 सदस्यीय टीम पटना में है। आयोग की टीम में खुद मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा भी हैं। यह टीम 3 दिनों तक बिहार में रहकर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। इस टीम में उप चुनाव आयुक्त सुदीप जैन, चंद्रभूषण कुमार और आशीष कुंद्रा भी हैं। पटना में राज्य निर्वाचन आयोग के साथ इनकी अहम बैठक हुई, जिसमें चुनाव से जुड़ी बारीकियों पर चर्चा हुई। 30 सितंबर को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होनी है। कल ही इन्फोर्समेंट एजेंसियों के प्रमुख के साथ मीटिंग है। इसके बाद 26 जिलों के डीएम और एसपी के साथ चुनाव तैयारियों पर समीक्षा की जाएगी। इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर के अक्षत उत्कर्ष की दिल्ली में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद मुंबई पुलिस पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि अक्षत ने खुदकुशी की है।
अक्षत का शव उसके फ्लैट में पंखे से लटका मिला था। शव लेने मुंबई गई अक्षत के परिजन इसे खुदकुशी मानने को तैयार नहीं है। अक्षत के चाचा के मुताबिक अक्षत की अपनी दोस्त आकांक्षा के साथ रुपए को लेकर विवाद चल रहा था। उन्होंने आकांक्षा पर अक्षत से रुपए ऐंठने का भी आरोप लगाया। परिजनों का कहना था कि जिस कमरे में अक्षत की मौत हुई उसे सील तक नहीं किया गया और फॉरेंसिक जांच नहीं कराई गई है। यहां तक कि परिजनों को एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी गई है। 8:45 में उसकी बात हुई अपने पिताजी से। उस समय वो बिल्कुल नॉर्मल था। 11:15 में उसका एक फुफेरा भाई रहता है बेंगलोर, उसको ये सूचना मिली कि तुम्हारा जो भाई यहाँ रहता है वो कि अगर आपको वो सीज था और आपको कल से इतनी चिंता हो गई मेरे आने के बाद, तो आपने एफआईआर क्यों नहीं कराए? लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। स्नेहा चौहान से जब मैंने पूछा कि ऐसा कौन सा लंबा गमछा था जो ऊपर से आकर के 2 तरफा उसके गले में लपट गया, बांधने के लिए भी लगा लिया और सुसाइड भी कर लिया, 2 बार आ भी गया, उसके बाद उसका कोई जवाब नहीं है। ये भी कोई जवाब सेक्रेटरी से जब मैंने कल पूछना चाहा, सेक्रेटरी बोले स्नेहा चौहान को दिया जला देना। अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ छपरा कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। धार्मिक भावना से खिलवाड़ करते हुए राकेश यादव ने यह परिवाद दायर कराया है। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा था कि जैसे श्री कृष्ण की नारायणी सेना थी, वैसे ही पप्पू की भी अपनी चंपू सेना है जो अफवाहों के दम पर लड़ना जानती है। इसी को लेकर यह परिवाद दर्ज कराया गया है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण की एक नारायणी सेना थी, उसी प्रकार पप्पू की एक चंपू सेना है जो अफवाह के बल पे लोगों को डराती है। अच्छा, यानी क्या श्री कृष्ण भगवान की तुलना जो है उनकी सेना की तुलना अफवाही सेना बताया गया है। तो ये मामला जो है क्लियर कट जो मामला है, ये धारा 153A, 295A और 67 IT एक्ट के अंतर्गत बनता है। और अब बात पूर्णिया शहर की, जहां के लोग इन दिनों जल कैदी बने हुए हैं। बड़े इलाके में पानी जमा है और लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए। बारिश रुकने के 3 दिन बाद भी सड़कों से लेकर घरों तक में पानी जमा है। लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पर चल रहे हैं। पानी निकालने के लिए पटना से 2 पंप मंगाए गए, जिनमें से एक खराब निकला। देखिए जो स्थिति पूरे शहर की बनी हुई है, हमें लगता है पहली बार इस तरह का स्थिति बना हुआ है और नगर निगम और जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार नहीं था। जिस तरह से पूरा शहर अस्त व्यस्त है, लोग की स्थिति ऐसा है कि घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, घर में पानी घुस चुका है। 18 तारीख से संभलने का मौका नहीं मिल रहा है। मैं इस चीज़ को मानता हूं कि आपदा है, बारिश है अत्यधिक, तो मैं समझ सकता हूं आपदा है, लेकिन आपदा प्रबंधन कहाँ है? 18 तारीख से लगातार जो बारिश हुई है 3 दिन पहले तक, इस हालात हो गए कि हम लोग का अब देख सकते हैं कि क्या मेन रोड से लेके मोहल्ला और गली तक का रोड समान स्थिति में आप देख रहे हैं। जैसा यहाँ है वैसा मोहल्ला के हर लोग अब निकलने से कतराता है। इसका परिणाम ये हुआ कि घर की परेशानी तो जो है ही, मार्केट भी चौपट होगी। देखिए एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आरजेडी में जाने की तैयारी में माधव आनंद। ये एक और बड़ी खबर इस वक्त, तेजस्वी से मिले हैं माधव आनंद और आरजेडी में जाने की तैयारी भी चल रही है। माधव आनंद तेजस्वी यादव से मिले हैं और कहा जा रहा है कि आरजेडी में वो जा सकते हैं। ये देखिए बड़ी खबर इस वक्त, माधव आनंद आरजेडी में जा सकते हैं, ये खबर इस वक्त आ रही है और इसे लेकर तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हुई है और ये कहा जा रहा है कि आरजेडी में जाने की तैयारी कर रहे हैं माधव आनंद। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बिहार के सियासी हल्के से तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई है माधव आनंद की और अब ये कहा जा रहा है कि अब अगला नंबर जो है माधव आनंद का है, वो आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, यानी लालटेन का दामन थाम सकते हैं माधव आनंद। और अमित कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इसी खबर पर जुड़ गए हैं। अमित, लगातार एक के बाद एक नए लोगों को जोड़ती जा रही है आरजेडी, माधव आनंद का भी नाम सामने आया है। देखिए निश्चित तौर पे माधव आनंद जो है वो तेजस्वी यादव से मिलने गए थे और तकरीबन 5 घंटे तक दोनों की मुलाकात हुई है। जो जानकारी मिली इसके बाद न्यूज़ 18 वहाँ पे मौजूद था, न्यूज़ 18 की टीम मौजूद थी और माधव आनंद ने जैसे ही न्यूज़ 18 का कैमरा देखा, अपनी मुंह छुपाते हुए वो मुंह फेर लिए। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि आप जो है आज ही आरएलएसपी ने अपना संबंध, अपने नाता तोड़ा है महागठबंधन से, तो फिर इस दरवाजे पे क्यों, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये मेरी पुरानी जान पहचान है और उसी जान पहचान के तहत मैं तेजस्वी यादव से मिलने आया था। लेकिन सबसे अंदर खाने की सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं दर्शकों को कि माधव आनंद जो है वो आरजेडी के साथ जाने वाले हैं और इसी को लेकर के ये मुलाकात करने आए थे, अपनी बात
बातचीत जो है वो तय करने आए थे। चूंकि तेजस्वी ने कल ही आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है उन्हें अपनी पार्टी में मिलाया है, आरएलएसपी से तोड़ करके उसे अपने पार्टी में मिलाया, जिसपे आरएलएसपी ने आज ही नाराजगी भी जाहिर की। और अमित 5 घंटे की मुलाकात हुई और सबसे बड़ी बात की एक एक कर आरएलएसपी के तमाम बड़े नेता आरजेडी के साथ आ रहे हैं। और अगर हम आरएलएसपी की बात करें तो माधव आनंद बड़ा चेहरा और 2 नंबर के नेता हम कह सकते हैं। कुशवाहा जी के बाद उनको देखा जाता था, अगर वो आ जाते हैं आरजेडी में तो क्या बच जाएगा आरएलएसपी में? देखिए, पूरी तौर पे चूंकि तेजस्वी की जो रणनीति है जिसको लेकर के नाराजगी भी आरएलएसपी के प्रवक्ता ने जाहिर की थी कि आरएलएसपी जब तक महागठबंधन में थी तो तेजस्वी यादव जो है उन्हें अपने साथ लेकर के चलना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा ने रुख अलग किया तो अब उनकी पूरी पार्टी को वो तहस नहस करना चाहते हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति करना चाहते हैं। और ये भी कहा था आरएलएसपी के प्रवक्ता ने कि आरजेडी की फितरत रही है, इतिहास रहा है। कहीं ना कहीं उस तस्वीर को देर शाम अभी एक बार फिर से चरितार्थ करने की कोशिश किया है। तेजस्वी यादव ने माधव आनंद को बुलाया, माधव आनंद के साथ बातें हुई हैं और अंदर खाने की खबर, सबसे बड़ी खबर हम दे रहे हैं दर्शकों को कि आरएलएसपी से रास्ते जुदा करके माधव आनंद जो है वो आरजेडी का दामन थाम सकते हैं। हो सके अतिशीघ्र कल से लेकर कल हो या परसों हो आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल माधव आनंद ने ये कहते हुए अपने आप को अलग कर लिया कैमरे से कि निजी जान पहचान थी और उसी नाते रिश्ते के नाते जो है हम यहाँ मिलने आए थे। चूंकि महागठबंधन में काफी दिनों तक हम साथ में थे तो आज राहें भले ही जुदा हुई है वो, लेकिन जो जान पहचान है, जो बातचीत रही है तेजस्वी यादव से, उसी के तहत हम मिलने आए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात अमित, आप जो बता रहे हैं, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद की तस्वीरें हैं। लेकिन अगर जान पहचान की बात आनंद माधव कर रहे हैं तो 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बहुत होता है, 5 घंटे जरूर अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है और हो सकता है आनंद माधव चुनाव भी लड़े। देखिए, निश्चित तौर पे आनंद माधव चुनाव लड़ सकते हैं, इससे गुरेज नहीं किया जा सकता। और ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, वीडियो जो दिखा रहे हैं, जो अपने आप को बचाना चाह रहे थे न्यूज़ 18 के कैमरे से माधव आनंद, हालांकि वो बच नहीं पाए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है अनूप, जो अपने दर्शकों को हम लोग अमित, हम आपको रोकना चाहेंगे, क्या कुछ आनंद माधव ने कहा ये सुनाते हैं। माधव जी मिलने आए तेजस्वी यादव से, क्या होगी मुलाकात? आप लोग गठबंधन तोड़ दिया है फिर भी मुलाकात करने आए तेजस्वी यादव से? अरे तो मेरा व्यक्तिगत संबंध है, मैं तो आप आज पहली बार आया, मैं तो हमेशा आता हूँ। आप पता कीजिए अपने सोर्स से कि मैं आता हूँ, मेरा तो परिवार है। देखिए, आनंद माधव ये कह रहे हैं कि पर्सनल संबंध है इसलिए मिलने आए थे, लेकिन चुनाव का वक्त है और इस वक्त पर्सनल संबंध कहीं ना कहीं ये कहता है कि आप चुनावी फायदा लेने आए थे। और हो सकता है कल तक में खबरें भी सामने आ जाएंगी कि आनंद माधव आरजेडी के हो गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी, देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।